हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस का वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है 200 प्लस वायरल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने वाले। ये सभी प्रश्न जो दोस्तों आपके कल के एग्जाम 15 फरवरी के दिन साइंस यानी कि विज्ञान के एग्जाम के दिन देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे कल, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो फ्रेंड आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 200 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रातों रात जो है दोस्तों आपका पेपर वायरल हो चुका है। तो यहाँ पे पेपर में से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे फटाफट से कॉपी टेक्स्ट किए और यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नॉन स्टॉप क्लास को करते रहेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सोना यानी कि एजी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे चांदी होते क्या होते दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर क्या होते हैं, चांदी होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पे एसबी यानी कि एंटीमनी जो होगा ना दोस्तों उपधातु हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम से कितने किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो फ्रेंड जिसमें प्लस आयन और ऋण आयन दोनों आयन हो, जैसे कि यहाँ पे CaCl2 ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो फ्रेंड ये गोल्ड जो होते हैं ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे कार्बन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, अधातु होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे जर्मनियम एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, उपधातु होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्लीय वर्षा की पीएच मान यानी कि अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है ना दोस्तों कितना होता है, तो 5.6 से भी कम होता है। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न जो दोस्तों कल के एग्जाम यानी कि 15 फरवरी के दिन 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्राकृतिक सूचक कौन होगा दोस्तों, हल्दी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इससे पे दो क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न ये कराएगा दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। फ्रेंड यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड कौन है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो क्षारीय होगा ना दोस्तों कौन होगा, Na2O हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ यानी कि सोडियम डाइहाइड्रो ऑक्साइड। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो फ्रेंड ये जो बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है ना किस किस का होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया गया NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होते हैं। इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, Na2CO3 10H2 होते हैं। Na2CO3 10H2 जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो फ्रेंड यहाँ पे चूने के पानी को जो दुधिया करता है दोस्तों कौन करता है वही आपको बताना। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है। तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों यानी यहाँ पे देखिएगा तेरे का राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो सोने मतलब कौन जो ना दोस्तों गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे भस्म कौन नहीं है, तो NaCl एक प्रकार का लवण होते हैं, ये भस्म नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको
कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो लवण बनाते हैं। लवण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, एक प्रकार का साधारण लवण होता है यानी कि नमक होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति होती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये धातु जो होती है ना, ये धातु की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, विद्युत धनात्मक होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड उस पर जो है दोस्तों जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि वो संक्षारित ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पैरिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो जिप्सम होते हैं ना दोस्तों, इसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पैरिस प्राप्त होता है। और दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पैरिस का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaSO4 होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नॉन स्टॉप क्लास होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध, यहाँ पे देखिएगा अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है ना दोस्तों, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे जंगरोधी स्टील क्या होता है दोस्तों, मिश्र धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया, यानी कि स्टेनलेस स्टील होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराए कि आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना दोस्तों, फ्लोरीन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए, ये जो क्रायोलाइट है ना दोस्तों, किस धातु का अयस्क होते हैं, तो ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है ना दोस्तों, कौन है, फटाफट से बताइए। तो ये जो लोहा है ना दोस्तों, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न 100% है, 110% देखने को मिलेगा ही। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे चाकू से हम लोग किस किस को काट सकते हैं, सोडियम को तो काट सकते ही है, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे लिथियम को भी काट सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, और यहाँ पे जिंक की पतली परत चढ़ाकर, यानी कि ये सभी विधि जो है ना दोस्तों प्रयुक्त की जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मिथेन जो है ना दोस्तों सबसे सरलतम यौगिक है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि जो ना दोस्तों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो 0.03% पाई जाती है। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 78%। और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, 110%। ठीक है, ये सभी गारंटीड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू कल के एग्जाम में 15 फरवरी के दिन जो है दोस्तों देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों प्रश्न ये कराए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। फटाफट से बताइए दोस्तों, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी ना दोस्तों, किसने की थी, ऑस्टर्ड ने की थी। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये जो स्विच होते हैं ना गर्म तार में लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये गर्म तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और दोस्तों उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। उदासीन तार का रंग क्या होता है, काला होता है। और दोस्तों आपका जो गर्म तार होते हैं ना इसका रंग कैसा होते हैं, लाल रंग का होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना, तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो शुष्क सेल होते हैं ना उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना होता है, जड़न यानी कि जस्ता का बना होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो ना दोस्तों हम लोग किस किस का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो ना दोस्तों नरम लोहा का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग जो ना दोस्तों किस चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए सभी पर्सन। यहाँ पे आपको बताना दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग किस किस में हम लोग कर सकते हैं, भारी वाहन, रेल के इंजनों और यहाँ पे विद्युत उत्पादन में, यानी कि ये सभी में कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो फ्रेंड खिलौना जो होता है ना दोस्तों इसमें हम लोग किस सेल का उपयोग करते हैं, तो सूखा सेल का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। और दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को जो ना दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है। आपके एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, नाभिक की ऊर्जा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोरा नाभिक की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, फटाफट से बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो फ्रेंड ये सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कराएगी, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे छड़ चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के भीतर जो होती है ना दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और दोस्तों किसी छड़ चुंबक के अंदर मतलब किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबक के क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदासीन तार का रंग क्या होता है दोस्तों, अभी अभी हम आपको बताएं काला रंग का होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस युक्ति में विभक्त वलय का मतलब विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य कौन करता है, विद्युत मोटर करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100%, 110% गारंटीड प्रश्न ये सभी कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आप जो है ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए, फटाफट से यहाँ पे रिविजन करते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों मतलब जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं ना मतलब स्थितिज ऊर्जा को ही जो विद्युत संयंत्र जो होती है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, आपको बताना है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो फ्रेंड ये जो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है ना दोस्तों इसका मान कितना होता है, 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ना अधातु होते हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से जो है दोस्तों हम लोग किसको माप सकते हैं, तो धारा को किसको माप सकते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइए। अमीटर से जो ना दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो फ्रेंड ये 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और दोस्तों अमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होते हैं। तो फ्रेंड जो ये रियोस्टेट का जो उद्देश्य है ना दोस्तों धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो हीटर होते हैं ना दोस्तों, उसका कुंडली बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो फ्रेंड यहाँ पे विद्युत का गुड कंडक्टर कौन होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होगा ना दोस्तों, चांदी हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, एक एक प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो फ्रेंड चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के तापमान पर। लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो है दोस्तों हम लोग एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को जो है दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये नॉन स्टॉप क्लास है, यहाँ पे बिल्कुल जो ना दोस्तों 210 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का क्लास देंगे, जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है दोस्तों, कॉर्निया होता है। और दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना दोस्तों तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य को हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, समान होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या। तो फ्रेंड ये रात के समय तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किसी दृष्टि का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो फ्रेंड मानव नेत्र यानी कि हमारे नेत्र में किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व होता है ना 1/10 सेकेंड तक होता है। यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में 1/10 सेकेंड तक मौजूद रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो फ्रेंड 1 वोल्ट जो होते हैं ना दोस्तों, जूल प्रति कूलम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट कहते हैं। और दोस्तों विद्युत विभव का ऐसे मतलब क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे। तो अमीटर को जो ना दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दोस्तों जो आपका वोल्ट मीटर होते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, जो कि एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित होती है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा दोस्तों, Q बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q/T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q जो कि 120 कूलम है बटे T यानी कि 60 सेकेंड, यहाँ पे काटिएगा तो 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी कि उपक्रम में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो फ्रेंड कुंडली यानी कि कॉइल में ना तो धन होता है ना तो आपका माइनस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि 220 को 2 बार गुना कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे बटे में 2 कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 220 को 220 से गुना कीजिएगा और बटे यहाँ पे 2 एम्पियर है। ठीक है, तो फटाफट से गुना कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, फटाफट से सोल्व कीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या लगता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरह नहीं बनेगा, बल्कि 220 वोल्ट है। तो हम लोग आर को कैसे ज्ञात करेंगे, आर बराबर होता है दोस्तों विद्युत मतलब विभवांतर बटे धारा यानी कि 2। इसको काटिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फिलामेंट का प्रतिरोध निकल के आ जाएगा यानी कि 110 ओम, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कभी भी समाप्त नहीं होगा दोस्तों, जैव मात्रा या फिर कोयला या फिर पेट्रोलियम है, तो ऑप्शन में ये नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना दोस्तों निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत होते हैं ना दोस्तों, सूर्य होते हैं, पवन होते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा होती है, ये सब क्या होता है दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा होना चाहिए। चलिए जब तक यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्न में से सोच ऊर्जा का स्रोत कौन है। सोच ऊर्जा स्रोत कौन होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो प्राकृतिक गैस सोच ऊर्जा स्रोत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो फ्रेंड परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होगा ना दोस्तों, जैव मात्रा यानी कि बायोमास हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो पवन ऊर्जा है ना, ये सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे कोयला जो है ना दोस्तों, ये तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नहीं है बताना है। पेट्रोलियम भी क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और यहाँ पे प्राकृतिक गैस बायोमास, ये दोनों में से कौन सा होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, फटाफट से बताइए दोस्तों, सूर्य यानी कि सन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 100% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर कंसंट्रेट होकर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो फ्रेंड जो यहाँ पे सौर सेल होते हैं ना, सोलर एनर्जी को ट्रांसफर किस में करते हो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर लगता है दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% है पूछे जाएंगे, 110% गारंटेड ये सभी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी में आपका दिया दोस्तों विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये करा कि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिलिकॉन का। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले जो देखे ना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न ये कराएगा, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है दोस्तों, क्या होती है ये आपको बताना है। तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। फॉलोइंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो यहाँ पे बाएं हाथ की जो तर्जनी संकेत करती है ना दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, विभक्त वलय जो होते हैं ना, इसको उपयोग हम लोग कौन सा उपकरण में करते हैं, तो विद्युत मोटर में करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट होते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये कराया कि देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं ना 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। तो फ्रेंड ये प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए क्या होते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। ओम होते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास काफी शानदार है दोस्तों। क्लास को जो ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। तो फ्रेंड सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होती है ना दोस्तों क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और दोस्तों निकट बिंदु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न भी जो कि आपके एग्जाम में कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में क्या होता है, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा जो नेत्र होता है ना इसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। तो फ्रेंड निर्वात जो होती है, जो वैक्यूम होती है ना, इसमें जो प्रकाश का स्पीड होता है कितना होता है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर आप इसे मीटर प्रति सेकंड में भी कर सकते हैं। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा होती है। और दोस्तों प्रकाश जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसित लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो वह व्यक्ति जो ना दोस्तों जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना दोस्तों कहाँ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो फ्रेंड ये नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यही नीले रंग का प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों जो विद्युत फ्यूज तार होता है ना दोस्तों, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण किस किस का होता है, तो टीन और सीसा का होता है। तो किसका होता है दोस्तों, टीन और सीसा का। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन जे मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए जे मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों, नाभिक ऊर्जा नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 कूलम विद्युत आवेश को कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, ठीक है। तो फ्रेंड 1 कूलम मतलब विद्युत आवेश जो होते हैं ना दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉनों में समान आवेश के मतलब समाये आवेश के क्या होते हैं दोस्तों, तुल्य होते हैं। तो मतलब 1.6 गुना 10 की पावर -19, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। किसी भी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट पर होती है। तो फ्रेंड 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी और यहाँ पे प्रतिरोध आर और यहाँ पे मतलब प्रभावित धारा आई है। तो ये कौन सा संबंध सत्य वही आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भी बराबर क्या होते हैं, आई आर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आर को यहीं पे छोड़ दीजिए तो भी बटा आई हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर भी बटा आई यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना दोस्तों प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रभावित विद्युत धारा क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हाँ इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं। तो आई बराबर क्या होते हैं, भी बटा आर होते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर जो कि यहाँ पे
कितना दिया हुआ है दोस्तों 220 वोल्ट है, ठीक है। तो 220 वोल्ट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों 250 वोल्ट है बटा, और यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे 100 वाट, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कटिएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 25/100 आया, ठीक है। इसको जब दशमलव में लेके आएगा तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गतिशील होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होते हैं, तो V बराबर आर होते हैं। क्या होता है दोस्तों, V बराबर आर, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V/I हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। ओम की नियम निहित है, ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर आर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो किसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं, फटाफट से बताइए। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात करते हैं ना दोस्तों, किसके द्वारा करते हैं, वही आपको बताना है। तो मतलब फॉलोइंग के बाम हस्त नियम से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक परोपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो ये जो है ना दोस्तों 0 से 1 वोल्ट तक जो है ना दोस्तों वो विद्युत विभवांतर विकसित करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए, उसको जो है ना दोस्तों 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहेगी, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च मतलब गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व कौन सा हो सकता है, यह तत्व आपका कौन सा तत्व हो सकता है, तो यह तत्व जो है दोस्तों कैल्शियम हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगी जो जब मेटल जो होते हैं ना जल के साथ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विकसित होगी, निकलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जेटन और जो है ना दोस्तों कार्बन के साथ रिएक्ट करके जेटन और यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है ना दोस्तों जेटन के साथ भाग रहा है, यानी कि विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, किसका क्या हो रहा है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन क्या होता है दोस्तों, उपचयित हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी जो है ना दोस्तों उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कॉपर जो है ना दोस्तों कॉपर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारिकीय अम्ल है। तो फ्रेंड यहाँ पे द्विक्षारिकीय अम्ल कौन होगा दोस्तों, H2SO4 हो जाएगा। इसी को हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए विजातीय यौगिक कौन होगा दोस्तों, विजातीय यौगिक यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकलन सत्य है, ठीक है। तो ये सिरका जैसी गंध करती है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, तो नीला काला हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है दोस्तों, नीला काला। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। यहाँ पे जब आप
मोटरसाइकिल से चलती है तो इससे पर्यावरण हमारा अनुकूल नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% 110% गारंटीड प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इसीलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते, देख लेते, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते ना दोस्तों, तो ये सभी क्लास से आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप फटाफट से बताइए दोस्तों, गंगा प्रदूषण के लिए क्या उत्तरदायी होती है? गंगा में मछली का पालना, ठीक है, यानी कि गंगा में मछली पालती है दोस्तों, इससे गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होते, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ये सभी प्रश्न कल के एग्जाम में। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटक जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो एडिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एडिस, यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ एडिस। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। कौन सा प्रदेश में किया गया था? उत्तराखंड। सबसे ऊंचा बांध कौन सी है दोस्तों? टिहरी, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सी है? टिहरी बांध। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? तो वन कहलाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं दोस्तों? वन कहलाते हैं, यानी कि जंगल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और यहाँ पे खनन, यानी कि ये सभी को नियंत्रित करना अति आवश्यक होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना दोस्तों, सिर्फ एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्न करणीय पदार्थ है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैव निम्न करणीय पदार्थ कौन है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे जैव निम्न करणीय पदार्थ जो है ना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ऑप्शन ए में घास, पुष्प और चमड़ा, ये जैव निम्न करणीय पदार्थ है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में भी आपका दिया हुआ केक, लकड़ी और घास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक इसमें है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? केक, नींबू के रस, फलों के छिलके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए, सी और डी ये तीन गो है, लेकिन यहाँ पे घास, लकड़ी और प्लास्टिक ये जो है ना दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैव निम्न करणीय पदार्थ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे घास कौन खाते हैं दोस्तों? बकरी खाते हैं, और बकरी को कौन खाते हैं? हम लोग खाते हैं, यानी कि ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है ना दोस्तों, ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को आप जो है ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष अंग मानव में पाया जाता है? कौन सा अवशेष अंग जो है ना दोस्तों मानव में पाए जाते हैं? फटाफट से बताइए। अपेंडिक्स, ठीक है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल जी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड फटाफट से बताइए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जल किस तरह के जल में पनपता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जल जो होता है ना दोस्तों, ये शुद्ध जल में पनपते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि समजात अंगों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? हमारा हाथ तथा कुत्ते की अग्रपात समजात अंग के उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न। यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो फ्रेंड यहाँ पे वसा पर क्रिया कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज एंजाइम करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और दोस्तों ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होती है वायवीय श्वसन, और ये जो अवायवीय श्वसन होते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड हाइड्रा
में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है, सुक्रोज के द्वारा होता है। ठीक है, सुक्रोज के द्वारा होता है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा, मतलब फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है, सुक्रोज के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं ना, इसमें समूह कितने होते हैं दोस्तों, समूह की संख्या यानी कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 वर्ग होते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि सल्फर परमाणु की प्राथमिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो 16 होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, फिर यहाँ पे दूसरा कक्षा में 8 और 2 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 16 हो जाएगा, तो 6। यानी कि यहाँ पे सल्फर जो परमाणु होते हैं इसके प्राथमिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आवर्त सारणी के जो उद्ग्रह स्तंभ होते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। तो यहाँ पे हीलियम जो ना दोस्तों, ये शून्य समूह का तत्व है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में जो ना दोस्तों 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो परमाणु संख्या होते, क्या होते, परमाणु संख्या। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का जो अनुपात होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया का अणु सूत्र क्या होता है दोस्तों, NH3 होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अनुपात 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात 3, यानी कि 1:3 में होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न ये करा दोस्तों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, फटाफट से बताइए दोस्तों। यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। इसीलिए क्लास को जो है दोस्तों बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए। क्लास को एक थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्किप किए तो फिर यहाँ पे आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न छूट सकते हैं। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लेंस की क्षमता जो होती है ना, फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायोप्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा और छोटा कौन सा दर्पण के द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण यहाँ पे आपको बताना है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दूरियां पे -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन सा ऐसा दर्पण है और ऐसा लेंस है जिसमें यहाँ पे जो ना दोस्तों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सोलर कुकर होते हैं ना, इसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो कि तो यहाँ पे जो सोलर कुकर होते हैं ना, इसमें हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, यानी कि आवर्धित कहने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बड़ा। तो कौन सा दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ बनता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न
प्रश्न ये कराएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं ना दोस्तों हमेशा कैसा होते हैं? सीधा होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? उल्टा होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि नेगेटिव होती है? तो यहाँ पे नेगेटिव कौन सा दर्पण की फोकस दूरी होगी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? नेगेटिव होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? ये आपको बताना है, तो कम होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन किस में बनता है दोस्तों? किसी भी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कौन सा दर्पण में बनता है? तो उत्तल, सॉरी यहाँ पे लेंस है तो उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। और दर्पण में अवतल हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहां पे रखेंगे, ठीक है। तो फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तब, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ना नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चल रहे पढ़ते हुए चल रहे, इसलिए क्लास काफी शानदार है। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है दोस्तों इसका अभिदृश्य कैसा होता है? किस दर्पण का होता है? किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो फ्रेंड जो प्रकाश तरंग होते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। कैसा होता है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है ना, क्या कहलाता है? गोले दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गोले दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है? तो इसके लिए आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों? फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो फोकस दूरी होती है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 16 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो यहाँ पे आंतरिक यात्री को आकाश जो है ना दोस्तों काला प्रतीत होता है। अगर आप पृथ्वी से आकाश को देखेगा तो आपको नीला प्रतीत होगा, लेकिन आंतरिक से देखने से कैसा आकाश हमें दिखेगा? काला दिखेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तो किसमें होती है दोस्तों? सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? फटाफट से बताइए। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है दोस्तों? फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे नीला है, हरा है और आपका लाल, ये सभी कलर जो है ना दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो फ्रेंड ये जो आयर स्क्वायर होते हैं ना ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट पर 100 वाट अंकित है, तो इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है, तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है दोस्तों? फटाफट से बताइए। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 25 वाट आएगा। कितना आएगा? 25 वाट। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को जो है ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी क्लास को कर लेते हैं, अभी जो भी क्लास कराते हैं, जैसे कि 7 बजे शाम में क्लास हुई थी और यहाँ पे जो क्लास हो रही है ये सभी क्लास को कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है, यानी कि फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों कितना होता है? 484 ओम होता है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा ना तो 484 ओम आएगा। कैसे आएगा?
तो यहाँ पे पावर जो है ना दोस्तों 100 वाट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो वोल्टेज है यहाँ पे कितना है दोस्तों 220 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 220 को 2 बार गुना कर दीजिएगा, ठीक है, बटा कर दीजिए 100। तो यहाँ पे 2 को शून्य से 2 को शून्य कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22 को 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 484 आएगा। कितना आएगा 484, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध में परिपथ में धारा का मान कितना होगा, वही आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों, इसको कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं। 2 को प्रतिरोध है तो यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध निकल चुका है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है ना दोस्तों 6 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों V बटा आर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों V का मान यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे R का मान 3 है। तो यहाँ पे 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पीयर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो ओम का नियम का जो गणितीय रूप होता है ना दोस्तों, क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। V बराबर क्या होते हैं, IR होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, आई को ऐसे छोड़ दीजिए तो V बटे आर हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों V बटे आर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को हम लोग क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह के समय की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड जो वोल्ट मीटर होते हैं ना, इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना दोस्तों कौन है, चांदी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है दोस्तों, 78%। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा दोस्तों प्रश्न यहाँ पे सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला होते हैं ना दोस्तों, तीसरा पोषी स्तर में हमेशा कौन रहते हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो तीसरा स्तर पर जो है तो किसको रखा जाता है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या लगता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने का। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो तालाब है ना दोस्तों किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो फ्रेंड स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, ठीक है। मानव का उद्भव कहाँ पे हुआ था दोस्तों, फटाफट से बताइए, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फिर ये कहाँ में हुआ था, अफ्रीका में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है ना दोस्तों कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंत जवर और सुजाग, यानी यहाँ पे सॉरी दोस्तों सुजाग और एड्स हो जाएगा, ठीक है। ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कौन है। नर जनन ग्रंथि कौन है दोस्तों मानव में, फटाफट से बताइए।
तो यहाँ पे विल्सन जो है दोस्तों ये नर जनन ग्रंथि है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है ना क्या कहलाता है, बीजांड कहलाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मधुमक्खी का डंक मतलब मधुमक्खी डंक एक छोड़ता है, मतलब मधुमक्खी का जो डंक होता है ना दोस्तों एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें क्या महसूस होती है, जलन महसूस होती है और दर्द महसूस होती है। तो ये अम्ल जो होता है ना दोस्तों क्या होती है, मेथोनोइक अम्ल होती है, ठीक है, मेथोनोइक अम्ल। और दोस्तों जो आपका नींबू संतरा और मौसमी होते हैं ना उसमें कौन सा अम्ल पाई जाती है, सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो फ्रेंड हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन होगा, यहाँ पे फटाफट से बता सकते हैं। यहाँ पे हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो होगा ना दोस्तों कौन सा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं विल्सन जो है ना दोस्तों हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। और दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं ना दोस्तों इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो फ्रेंड ये कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो है ना दोस्तों एस्ट्रोजन है, जो कि एक प्रकार का कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, मादा हार्मोन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन जो है ना दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये पत्ती जो मुरझाती है ना दोस्तों ये हार्मोन कौन सा हार्मोन होती है दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, फटाफट से बताइए। तो 10 जोड़े जो ना दोस्तों तिलचट्टा में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों किसमें होती है, तो सभी हरे पौधे में होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन जो होता है ना दोस्तों किसका होता है, सभी को पता होना चाहिए, चूहा का जो होता है ना दोस्तों सबसे तेज धड़कन होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, ठीक है। तो वही प्रश्न हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन हो गया, टैनिन हो गया और यहाँ पे राइजिन, यानी कि ये सभी जो होते हैं ना दोस्तों पौधे का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, फटाफट से बताइए। तो अमीबा जो पोषण करता है ना दोस्तों अंतर्ग्रहण के द्वारा करता है, ठीक है। और द्विखंडन भी किस में होता है दोस्तों, अमीबा में ही होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित होता है दोस्तों, उत्सर्जन से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है दोस्तों, जल का वहन के लिए, और फ्लोएम का काम क्या होता है दोस्तों, भोजन का वहन के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, CO2, जल, क्लोरोफिल और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये सभी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, लेटेक्स जो होते हैं ना दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं, फटाफट से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पीपल में, या फिर पीपल कनेर में, या फिर बरगद में, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड मानव हृदय में जो है दोस्तों 4 वेसम पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितना होती है। तो 2% होती है यूरिया, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये पीतरस जो है ना कहाँ से स्रावित होता है, तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग टोटली जो है ना 210 जो ना दोस्तों वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाते कल के एग्जाम देते हैं तो मेरा गारंटी है कि कल के एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न में से ही पूछे जाएंगे। और इससे पहले शाम में भी क्लास कराए थे 7 बजे, ठीक है, उसमें भी हम लोग 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा चुके हैं। तो वो वाला वीडियो नहीं देखिए तो यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा, इसमें क्लिक करके जो ना वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, एंड में। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं
किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक, मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक